हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं अभी तक आपको एक सेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों के दोनों सेशंस आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। उनके लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल करवाए गए हैं आपको। चलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होंगी। तो क्योंकि हमने अब आगे बढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमें ये मूल धारणाएं, हमें ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि जब भी ये वर्ड्स आगे चलकर फर्दर मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज हो तो हमें इनके क्या मीनिंग्स हैं ये क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो मैंने कवर किया है वो सिर्फ एक ही कवर किया है, क्योंकि ये इन डिटेल बहुत ही इन डेप्थ है, तो इसलिए इसे हम आज कवर करेंगे। दिस इज दी टाइप्स ऑफ गुड्स। देखो, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। तो कौन सी वस्तुएं, किस तरह की वस्तुओं को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया गया है, या वस्तुएं अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंगली जो गुड्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं फाइनल गुड्स, जिसे हम हिंदी में अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। एक होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जिन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये फाइनल गुड्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो इन फाइनल गुड्स में भी आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ये दो तरह की होती हैं। सिंपल मीनिंग कि फाइनल गुड्स दो तरह की होती हैं, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हें समझने से पहले ना एक बार हम फाइनल गुड्स का मीनिंग देखते हैं, फिर एक चीज और बताऊंगी, फिर हम इनका मीनिंग समझेंगे। देखिए, फाइनल गुड्स are those goods which have crossed the boundary line of production and ready to be used or consumed। देखो, फाइनल है भाई, बनकर तैयार हो चुकी है, तो ये लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, लाइन ऑफ प्रोडक्शन की बॉर्डर को पार कर चुकी है। मतलब फैक्ट्री में इस पर जितना काम होना चाहिए था, जैसे ये बनकर तैयार होनी चाहिए थी, ये पूरी की पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। रेडी टू बी कंज्यूम्ड या रेडी टू बी यूज्ड है फाइनल यूजर्स के द्वारा। मतलब जो इन्हें यूज करना चाहते हैं वो आराम से अब इनका यूजेज कर सकते हैं। तो ऐसी गुड्स को फाइनल गुड्स बोला जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो ऐसी गुड्स जिन पर अब और ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी फुल फ्लेज बनकर तैयार हो चुकी हैं, फिनिश हो चुका है इन पर सारा का सारा काम, ऐसी गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। देखो, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो वर्ड्स सुने हैं। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, और प्रोड्यूसर कौन होता है? उत्पादक, बनाने वाला, ये है कंज्यूम करने वाला। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुकी हैं और जिन्हें कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, फाइनली कंज्यूमर आराम से यूज कर सकता है। ऐसी गुड्स को हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे आटा, दाल, चावल या कपड़े, ये फाइनली मतलब बनकर तैयार हो चुके हैं, फिनिश है इन पर इनकी सारी की सारी प्रोसेसिंग, तो फाइनली कंज्यूमर ऐसे गुड्स को यूज कर सकता है। तो हम बेसिकली ऐसी गुड्स को फाइनल कंज्यूमर गुड्स का नाम देंगे। अगर मैं बात करूं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, मतलब अंतिम उत्पादक वस्तुओं की, तो ये कौन सी होती हैं भाई? देखो, उसमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बाउंड्री लाइन वाली लाइन को यूज किया था, अब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे यूज कर लेंगे कि ऐसी गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुकी हैं एंड दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। होता है ना, फैक्ट्री में मशीनरी लगानी है, मशीनरी कहीं से बाहर से बनकर आई है,
हमने अपनी फैक्ट्री में सिर्फ उसे इंस्टॉल करना है ताकि उस फैक्ट्री में उस मशीन का इस्तेमाल कर कर हम गुड्स बना सकें। तो वो मशीन एक प्रोड्यूसर के लिए तो गुड्स हो गई ना उसकी, जिसका उसने इस्तेमाल करना है। तो ऐसी गुड्स को हम बेसिकली फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का नाम देंगे, क्योंकि उनका इस्तेमाल कंज्यूमर थोड़ी ना कर सकता है, कंज्यूमर मशीनरीज का इस्तेमाल थोड़ी ना करेगा। यहां पर बेसिकली जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें जो नॉर्मल कॉमन मैन के लिए यूज की जा सकती है, जो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा, उसके लिए यहां पर कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी आपको प्रोवाइड की गई है। और दूसरी साइड पर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वाले गुड्स हैं उसके लिए यहां पर आपको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी प्रोवाइड की गई है। चलिए अब एक बार हम एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें इनको लेकर आगे फर्दर और क्या बता रखा है। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी के, मतलब एक अर्थव्यवस्था में एक इकोनॉमी के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। देखो, एक तो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब फिर से मैं कहूंगी कि भाई प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो वो बेसिकली रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्जन कर कर आपको फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम प्रोड्यूसर सेक्टर में कवर करते हैं, जिसे हिंदी में उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। अब दूसरी साइड पर बात आती है हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर जैसे हम लोग हैं, गृहस्थ क्षेत्र जो है उसे हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली बोल दिया जाता है, जिसमें अगर मैं और सिंपल मीनिंग में बताऊं तो जैसे कंज्यूमर्स होते हैं उनमें उनको बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर में कवर कर लिया जाता है। एक और अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम की एक चीज पढ़ी थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जैसे मैं हूं, अगर मैं कहीं पर किसी स्कूल में अगर टीचिंग प्रोवाइड करूं, अगर मैं एज अ टीचर काम करूं, तो दैट मीन्स कि मैं अपने आप की जो सर्विसेज हैं वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कर रही हूं। या अगर मैं टीचिंग से भी रिलेटेड, अगर मैं टीचिंग के अलावा अगर आपको और एग्जांपल दूं, लाइक अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम करने जा रही हूं तो मैं वहां पर एज अ लेबर काम कर रही हूं। और लेबर क्या है? लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर होता है भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। क्या होता है? ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक, मतलब दे आर दी ऑनर्स। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर अपना काम चलाता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, हमारे पास तीसरा सेक्टर जो है वो कौन सा है? तीसरा सेक्टर हमारे पास है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सेक्टर। सरकार भी तो रोल प्ले करती है, बिना सरकार के तो काम चल ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है? गवर्नमेंट बेसिकली टैक्सेस चार्ज करने वाला और सब्सिडीज या ग्रांट्स प्रोवाइड करने वाला एक रोल प्ले करती है। ठीक है, कर चार्ज करना और बदले में आपको अनुदान प्रदान करना, ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक अकेली नहीं है, उसके अलावा दुनिया में और भी इकोनॉमीज हैं। यूएसए की इकोनॉमी में आने वाला चेंज इंडियन इकोनॉमी पर अपना असर दिखाता है। तो क्यों दिखा रहा है? बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसमें इंपोर्ट्स का असर देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट्स का असर देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। तो जैसे जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वो ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सेट्रा जो कुछ भी आएगा वो सब पता चलता जाएगा। लेकिन अगर अभी फिलहाल के लिए हमें समझना हो तो हम ये कहेंगे कि एक देश की खुद की इकोनॉमी के अलावा जो बाकी देशों की इकोनॉमी है उसमें हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर को कवर करेंगे। अगर बात करें, ये दिस इज द पिलर ऑफ एनी इकोनॉमी। बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के कोई भी सेक्टर काम नहीं करता है।
तो वित्त से रिलेटेड यानी कि बैंकिंग का जितना भी कंसेप्ट है जिसमें लोग लोन लेते हैं, लोग अपनी सेविंग्स जमा करवाते हैं, तो ये सारा का सारा बैंक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट होगा वो फाइनेंशियल सेक्टर में कवर किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के वो आपको जरूर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है मैंने आपको अभी, सिर्फ आगे चलकर हम इसे और डिटेल में भी स्टडी करते जाएंगे। तो चलिए अब फिर से वहीं पर वापस आते हैं घूमकर जहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे। देखो, हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स को डिस्कस कर रहे थे। अब इन्हीं से रिलेटेड आपको जो कंसेप्ट है जो कि आगे चलकर फिर से काम आएगा, तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको दिमाग में रखनी है। वो क्या है? देखो, मैंने अभी आपको प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर के बारे में, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बताया। तो दी एक्सपेंडिचर मेड बाय दी हाउस होल्ड सेक्टर फॉर दी कंजम्पशन ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, अब देखो इसमें कंज्यूमर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया गया, इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं हूं, अगर मैं खर्चा करूंगी, घर में खाने के लिए अगर सामान लेकर आऊंगी, पहनने के लिए अगर कपड़े नहीं लेकर आएंगे, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं और फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, घर गृहस्थ होता है ना, तो घर में जो हम ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स लेकर आएंगे तो बदले में एक्सपेंडिचर करेंगे ना, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोक्ता व्यय कहेंगे। ठीक है, उपभोग व्यय कहेंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं। अब यहां पर आपको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, किस पर? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर। अभी आपको ये बताया था ना, इस पे कंज्यूमर खर्च कर रहे हैं, इस पे प्रोड्यूसर सेक्टर खर्च कर रहे हैं। तो जब जो खर्चा प्रोड्यूसर सेक्टर करता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को खरीदने के लिए, जैसे मैंने आपको मशीनरी की एग्जांपल दी थी। मशीनरी क्या है भाई? अगर आपका बिजनेस है, आप अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए मशीन लेकर आ रहे हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप निवेश कर रहे हो अपने बिजनेस में, है ना। तो इसलिए वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर किया जाता है। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन गया उपभोग व्यय, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बन गया निवेश व्यय। तो अब अगर हम बात करें, ये इक्वेशन एक हमारे पास उभर कर आती है कि फाइनल गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को, मतलब अंतिम वस्तुओं के व्यय को, हम बेसिकली इन दो कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं। मतलब ये इन दो चीजों का समेशन है। एक तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस दूसरी चीज है प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सब मीनिंग समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस कंसेप्ट में कि भाई ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। देखो, मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई थी फाइनल गुड्स की, और दूसरी कैटेगरी का हिंट मैंने जो आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो था टाइप्स ऑफ गुड्स के नीचे मैंने जो बी पॉइंट कर कर लिखा था, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। ये वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है। उसने क्रॉस कर ली थी ना फाइनल वाले ने, लेकिन इसने अभी नहीं क्रॉस की है। तो दैट मीन्स दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, मतलब अभी भी इन पर प्रोसेसिंग होना रहती है, अभी भी इनकी वैल्यू में और इंक्रीमेंट होना रहता है, अभी भी इन पर और ज्यादा प्रोसेसिंग होनी रहती है। तो मोरओवर एंड मोरओवर, और चीज आपको क्या बता रहे हैं, मोरओवर दीज गुड्स आर जनरली सोल्ड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीज गुड्स आर जनरली परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो दैट, क्यों? सो दैट द परचेजिंग फर्म कैन यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल
और एज अ रॉ मटेरियल। तो देखो अब इस लाइन को पढ़कर आपको एक बात क्लियर हो गई है कि भाई कंज्यूमर्स का या सिंपल सी बात हाउस होल्ड सेक्टर का इन इंटरमीडिएट गुड्स से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो मेन सेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर के केस में ये फर्म्स की एग्जिस्टेंस आएगी ना। तो प्रोड्यूसर वाला सेक्टर प्रोडक्शन करने के लिए या आगे रीसेल करने के लिए खरीदेगा ना। कंज्यूमर थोड़ी ना रीसेल के लिए खरीदता होता है, कंज्यूमर तो अपने आप के लिए कंजम्पशन करने के लिए खरीदता है ना। जो फर्म्स होती हैं, जो प्रोड्यूसर होता है वो एज अ रॉ मटेरियल कच्चे माल के तौर पर यूज करने के लिए वो खरीदता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा खरीदी जाने वाली मध्यवर्ती उपभोग के फॉर्म में, रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज होने वाली गुड्स होती हैं, जिन्हें या तो वो रीसेल करने के लिए खरीदता है कि भाई थोड़ी बहुत उस पर प्रोसेसिंग कर दो फिर मैं रीसेल कर दूंगा, या वो इन गुड्स का एक कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करना चाहता है। बहुत ही अच्छी एग्जांपल, परचेज ऑफ टायर्स बाय अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब देखो कार बनाने वाली कंपनी जो है वो आपको बिना टायरों से कार थोड़ी ना सेल कर देती है कि भाई ये मैंने तो ये ढांचा बना दिया है, टायर जो है वो टायर बनाने वाली कंपनी से लगवा लूं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो आपको टायर्स लगा कर देती है ना। तो परचेज ऑफ टायर उसने किया है, क्यों किया है? ताकि वो अपने फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर सके। तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर रही है ना, और आगे फर्दर रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेज ऑफ टायर्स उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाई जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया। तो अब देखो, अब याद रखना मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें कौन सा सेक्टर कवर हुआ है। अब इसी के बेसिस पर देखो, दी एक्सपेंडिचर मेड बाय दी प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट को हिंदी में मैंने मध्यवर्ती बताया था ना, मध्यवर्ती उपभोग, इसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ना एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है फिर से, हाउ टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर गुड इज फाइनल और इंटरमीडिएट। अब भाई कैसे पता लगाएं कि कोई जो पर्टिकुलर गुड है, कोई जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में कवर की जाए या इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में यूज की जाए। देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि ये डिपेंड करता है कि उसे यूज करने वाला फाइनली कौन है, अंतिम उपयोग करने वाला कौन है। देखो, कुछ गुड्स जो हैं वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में भी कवर की जा सकती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में भी कवर की जा सकती हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, अगर हम सिलाई की मशीन अपने घर पर ले आए, स्यूइंग मशीन अगर अपने घर पर ले आए, तो वो हमारे लिए तो फाइनल गुड है ना, क्योंकि हम उसे अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर 3 या 4 सिलाई की मशीनें एक बुटीक में के द्वारा खरीद ली जाएं, तो वो क्या यूज कर रहे हैं उनका, वो तो उन सिलाई मशीनों का यूज कर कर, उन स्विंग मशीन्स का यूज कर कर कपड़े तैयार कर दे रहे हैं ना लोगों को। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं उनका, वो उसे एज एन इंटरमीडिएट गुड यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी पर डिपेंड करता है, उसके यूज पर डिपेंड करता है कि भाई वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। अब मैं अगर आपको टायर वाली एग्जांपल ही फिर से दूं, मैंने आपको ये बोला था कि भाई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग वाले से टायर खरीदती है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो टायर इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। अब ये तो नहीं है ना कि टायर, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर खराब हो गया, आप टायर बदलवाने के लिए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास अगर जाओगे तो वो आपको ये कहेगी कि भाई नहीं, मैंने तो सारे के सारे कार मैन्युफैक्चरिंग वालों को बेच दिए, मेरे पास तो अब है ही नहीं है। तो दैट मीन्स उस वक्त वो ही टायर फाइनल गुड की कैटेगरी में कवर किया जाएगा, क्योंकि उसे आप एज अ फाइनल यूजर एट द एंड अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हु इज यूजिंग इट एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया।
चलिए आज के इस सेशन में एक और फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारी ये फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखो मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी जरूर हो सकती हैं, बट मैं आपको श्योरिटी प्रोवाइड करती हूं कि आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है वो बहुत ही बारीकी से क्लियर होगा। देखिए डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स बहुत ही इजी, क्योंकि हमने मीनिंग क्लियर कर लिया। अब तो देखो फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं। दे आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, फाइनल यूजर्स के द्वारा ये फाइनली कंज्यूम करने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदी जाती हैं, वो रीसेल या एज अ रॉ मटेरियल यूज करने के लिए खरीदी जाती हैं। सेकेंड केस अगर हम बात करें, सेकेंड डिफरेंस की बात करें, तो दे आर रेडी, दिस इज रेडी नॉट रीड, दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स, जो मैंने आपको ऊपर ही ऑलरेडी बता दिया। लेकिन ये जो हैं वो फाइनल यूजर्स के द्वारा नहीं यूज की जाती हैं। ये बेसिकली अगर हम और इन डिटेल बात करें तो ये अभी बनकर पूरी तैयार नहीं हुई हैं, इन पर अभी और प्रोसेसिंग होना बाकी है, इन्होंने अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। तो ज्यादातर जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो दे आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर, उसको हमें प्रिपेयर कर देना पड़ता है फाइनल यूजर को। तो अगर हम थर्ड डिफरेंस की भी अगर बात करें अब, तो ये क्या है, दे आर द फिनिश्ड गुड्स हु हैव क्रॉस्ड दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए वही सिंपल मीनिंग, लेकिन ये अनफिनिश्ड गुड्स हैं, ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इन्होंने अभी तक बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो कि आपको आगे चलकर नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। अभी से इसे समझ लेना बहुत ही अच्छे से। देखो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू को जब हमने जीडीपी, अब जीडीपी आपको अभी पता नहीं है क्या होता है, जीडीपी की फुल फॉर्म शायद आपने सुनी हो, भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। लेकिन जीडीपी बेसिकली अगर मैं अभी सिंपल शब्दों में बात करूं तो हम इसे ना अभी एक बार के लिए नेशनल इनकम का नाम दे देते हैं कि भाई एक देश की नेशनल इनकम अगर हमने स्टडी करनी है कि कितनी है, तो उसके लिए ये फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, शामिल किया जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, इसका ना बहुत ही सिंपल सा साफ सा मतलब है। देखो मैं फिर से वही टायर मैन्युफैक्चरिंग वाली एग्जांपल लूंगी। देखो एक टायर बनाने वाली कंपनी के लिए, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो उसका टायर है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो फाइनल गुड्स हैं, है ना, फाइनल गुड्स है ना। तो हमने क्या बोला, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को हमने कंसीडर करना है। तो दैट मीन्स जब टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ये पूछा गया है कि भाई आपने कितने प्रोडक्ट्स बना लिए, आपने कितने टायर बनाए हैं, तो हमने फाइनल गुड्स को कवर कर लिया। अब अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उसके इंटरमीडिएट गुड्स की, उसके रॉ मटेरियल की वैल्यू भी अगर मैं पूछूंगी और वो मुझे टायर का वैल्यू भी बता दे, अगर मैं उसे भी दोबारा से शामिल कर लूं, तो वो तो दो बार काउंटिंग हो जाएगी ना टायर की। एक बार फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर चुकी हूं, तो दोबारा से इंटरमीडिएट गुड्स में उसी सेम चीज को क्यों काउंट करना। तो इसीलिए आपको ये कहा गया है, ये चलकर ये बात आगे भी आएगी हमारे पास। तो आपने याद क्या रखना है कि भाई फाइनल गुड्स की वैल्यू को तो जब हमने जीडीपी की कैलकुलेशन करनी होती है तो कंसीडर करना होता है, लेकिन इंटरमीडिएट की गुड्स की वैल्यू को हमने शामिल नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करने लग जाएं, वैल्यूएशन शामिल करने लग जाएं, तो वो ज्यादा, एक से ज्यादा बार काउंटिंग होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो नेशनल इनकम की गणना है, कैलकुलेशन है, वो गलत हो सकती है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो वेरी फर्स्ट एक कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया गुड्स के बेसिस का, वो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।